ब्रीफली एक बार रिकॉल करेंगे हम लोग टिंडल इफेक्ट को, और एक बार ब्रीफली डिफरेंशिएट करेंगे सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड को, फिर बढ़ जाएंगे हम लोग आगे। ब्रीफली हम लोग टिंडल इफेक्ट देख लेते हैं और कंपेयर भी कर लेते हैं इन बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन एंड कोलाइड। ठीक है भाई, एक बीम ऑफ लाइट है हमारे पास, पहला कंटेंट हमारे पास सॉल्यूशन है और सेकंड कंटेंट हमारे पास कोलाइड है। जब आप सॉल्यूशन से बीम ऑफ लाइट को पास कराते हैं, पाथ इज नॉट विजिबल एंड लाइट डजंट गिव स्कैटरिंग इफेक्ट। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो लाइट जो है, सोर्स ऑफ लाइट जो है वो कोलाइड से पास करता है, तो यू कैन इजीली ऑब्जर्व द पाथ ऑफ लाइट। ठीक है भाई, ये डिफरेंस समझ में आ गया। ये जो विजिबिलिटी होता है पाथ ऑफ लाइट का, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। समझ गए? और ऐसा क्यों होता है? तो सॉल्यूशन के केस में जो पार्टिकल साइज होता है, जिसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, इसका साइज क्या होता है? बहुत ही स्मॉलर होता है। इट इज नियर अबाउट 1 नैनोमीटर, while in case of colloid the particle size is comparatively larger than the solution। ठीक है, और इसीलिए पाथ क्या हो जाता है, इसमें विजिबल हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए एक बार हम लोग ब्रीफली कंपेयर कर लेते हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड को, और फिर बढ़ जाएंगे आगे। सॉल्यूशन क्या है? इट्स अ होमोजेनस मिक्सचर। सस्पेंशन इज कंप्लीटली हेटेरोजेनस मिक्सचर, मिस्टेक से लिखा गया होमोजेनस। एंड कोलाइड्स appears to be homogeneous but actually it is heterogeneous। ठीक है भाई, सॉल्यूशन इज ट्रूली होमोजेनस while suspension is heterogeneous and colloids appears to be homogeneous but actually it is heterogeneous। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, पार्टिकल साइज इज इक्वल और लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, while in case of suspension it is 100 times larger than the solution and colloid lies in between solution and suspension। ठीक है भाई, कोलाइड केस में क्या होता है? इट इज बिगर देन द सॉल्यूशन एंड स्मॉलर देन द सस्पेंशन। The particles cannot seen even with a microscope because the particles size of the particle are very smaller in size. That's why you cannot even observe with a microscope in case of solution। Suspension में you can easily see the particles inside the suspension। कोलाइड केस में क्या होता है? You cannot see even with a microscope just like the particles of the solution। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक में? सॉल्यूशन केस में है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड। इस रीजन कोई पूछेगा ना, व्हाई द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड, क्या आंसर करेंगे? बिकॉज द पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल, है ना, इट इज नियर अबाउट और लेस देन 1 नैनोमीटर, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन मेथड। While in case of suspension, the particles can easily be separated by filtration method, but in case of colloids, you cannot separate the particles of the colloid by filtration method। ठीक है, solution के केस में क्या है? Solutions are very stable and particles do not separated out on standing। ऐसा नहीं कि उसको कुछ देर के लिए ऐसा लेफ्ट अनडिस्टर्ब छोड़ दिया तो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएगा और उसको इजीली फिल्टर कर सकते हैं, ऐसा सॉल्यूशन केस में नहीं होता है। But in case of suspension, it is highly unstable and particles settle down when left undisturbed for some time। In case of colloid, it is also quite stable and particles do not separate out on standing or when left undisturbed। Next, solution case में solution does not scatter light। In case of suspension, it scatters a beam of light passing through it। Colloid also scatter a beam of light passing through it। ठीक है, now we will discuss some method of separation of mixture by physical method। ठीक है, various constituents of mixture have various constituents। क्या हो गया? जैसा हम लोग अगर साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन लिए हैं, साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है और हमको इसमें से मान लो कि इसको ऐसा मिक्स कर दिया हूँ, सॉल्यूशन बना दिया हूँ, तो उसके बाद हमको साल्ट अलग चाहिए और वाटर अलग चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को इसी को कंस्टिट्यूएंट्स बोलते हैं।
द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, ध्यान रखना है, solubility, size of particles, behavior towards magnet, boiling points etc. इन सारी चीजों को अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो हम लोगों को सेपरेशन करने में होगी सुविधा। क्या सुविधा होने वाली है? तो इन सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखकर समझकर काम करने से क्या होगा, हमको ये पता चलेगा कि यहाँ कौन सा मेथड ऑफ सेपरेशन यूज करेंगे तो हमारा आसानी से सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स वी कैन सेपरेट देम फ्रॉम अ मिक्सचर वेरी इजीली। चलिए कुछ एक एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग, है ना। जैसा यहाँ है, मान लो कि सैंड और मैग्नेट का फाइलिंग्स है, सॉरी आयरन फाइलिंग्स है। आयरन फाइलिंग समझते हैं ना, जैसे जहाँ पे मेटल का कोई भी चीज कटिंग होता है ना, वहां पे उसका डस्ट निकलता है, देखोगे तुम इसको आयरन फाइलिंग्स बोलते हैं। आयरन फाइलिंग्स अगर सैंड में मिक्स हो गया है, साल्ट में मिक्स हो गया है, शुगर में मिक्स हो गया है, इसको हमको फिल्टर करना है। सिंपली क्या करेंगे, मैग्नेट यूज करेंगे। मैग्नेट क्या करेगा, जितना फाइलिंग्स है उसको सेपरेट कर देगा इजीली। लेकिन अगर इसके आयरन के मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में आपको पता नहीं हो तो ये सेपरेट करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही टफ हो जाएगा, है ना। इसीलिए हमको ये पता रखना बहुत जरूरी है कि आयरन फाइलिंग जो है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर होता है और हम लोग इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं। जब ये पता होगा तो हमारे लिए काम क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। घर में हम लोग देखते हैं क्या, मम्मी लोग क्या करती है, आटा को ऐसा, है ना, क्यों, उनको पता है कि इससे ऐसा करने से जो भी इससे बड़ा पार्टिकल होगा या जीव जंतु होगा वो सब क्या होगा, हाँ, गेट आउट हो जाएगा। नहीं, तो ये जानना जरूरी है। इसीलिए हम लोग कुछ बेसिक चीज जानेंगे और कुछ बेसिक मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स देखेंगे ताकि हमको अपने डेली लाइफ में काम करने में हो बहुत आसान। देखिए इससे पहले जो क्लास में चल रहा था वो सब था भाषण, अभी जो क्लास में चलेगा ये तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत उपयोगी है ना। तो पहला है हमारे पास फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए आपको चाहिए फिल्टर पेपर, है ना, और कुछ और भी अपरेटस, उसको हम लोग देखेंगे। सेकेंड वन इज सब्लिमेशन, थर्ड वन इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का बहुत सारा अच्छा एग्जाम्पल है। जो लोग भी ऐसा सीरियल प्रेमी है वो देखते होंगे, जब कृष्ण भगवान का कोई भी सीरियल देखते होंगे बचपन का समय में, तो उनकी मदर जो थी यशोदा माता, वो क्या करती थी, हाँ, मक्खन बनाती थी। तो मक्खन जो होता है ना वो इसी प्रोसेस का परिणाम होता है ना। अगर सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं होता तो वो माखन चोर जो है उनका नाम भी नहीं, है ना। नेक्स्ट वन इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो है इसका बहुत बड़ा रोल जो है, इसका भी बहुत बड़ा रोल आपके किचन में है। क्या है, हर एक किचन में जो प्रयोग होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, है ना, उसको इसी मेथड से सेपरेट किया जाता है। सेकेंड वन इज क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज क्रोमेटोग्राफी। हम लोग बार बार देखेंगे सबको। क्रोमा मतलब क्या होता है भाई, क्रोमा मतलब होता है कलर, है ना, क्रोमा मतलब कलर। नेक्स्ट वन इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का एग्जांपल हम लोग देखेंगे, इसका भी हम लोग को आवश्यकता हमारे घर में पड़ता है। बैटरी में हम लोग जो वाटर डालते हैं जिसको डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, वो प्रोडक्ट होता है किसका, इसी मेथड का। नेक्स्ट वन इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज होता है हम लोग कहाँ, जितना भी हम लोग पेट्रोकेमिकल्स देखते हैं और जितना भी डीजल पेट्रोल देखते हैं, ये सारा जो सेपरेट किया जाता है उसका प्रोसेस होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है भाई। नेक्स्ट वन इज सेपरेटिंग फनल एंड द नेक्स्ट वन इज मैग्नेट, अगेन सॉल्वेंट। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। When two solid substances can be separated by using one of the following methods: using a magnet, by using a process of sublimation, by using a suitable solvent, crystallization। जैसे पहला यूजिंग मैग्नेट है, मैग्नेट से जैसे हम लोग देखे तो अभी सल्फर पाउडर है और आयरन फाइलिंग्स है, उसका मिक्सचर से हमको दोनों को सेपरेट करना है, इजीली कर सकते हैं। बारी बारी से हम लोग देखेंगे इसको अभी। चलिए भाई बारी बारी देखते हैं हम लोग। बाय यूजिंग अ मैग्नेट, हम लोग क्या जानते हैं अच्छे से, आयरन इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ठीक है, तो ऐसा मैग्नेटिक बिहेवियर जिस भी सब्सटेंस का है
उसको हम लोग उसके मिक्सचर से मैग्नेट के थ्रू इजीली सेपरेट कर सकते हैं। कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है जो भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, है ना, जिसका मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। जैसे हमारा सल्फर पाउडर है, सल्फर पाउडर में हमारा आयरन फाइलिंग्स ऐसा मिक्स हो गया है ना, समझ गए बात को। इसको हम लोग क्या करना है, सेपरेट करना चाहते हैं सल्फर पाउडर से आयरन फाइलिंग्स को, तो क्या करेंगे, सिंपली एक मैग्नेट लाएंगे और एक मिनट हमारा काम हो जाएगा। नहीं, क्योंकि आयरन फाइलिंग जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा। इसका यूजेस क्या है, इसका यूजेस ऐसा सेपरेशन में होता है। इसका यूज बहुत सुंदर मिलेगा कब, जब हम लोग इसका स्क्रैप फिल्टर करते हैं। स्क्रैप होता है कबाड़ जिसको बोलते हैं, जैसे कबाड़ है ना, उसमें प्लास्टिक है, मेटल है, कॉपर है, आयरन है, सब बहुत सारा चीज का मिक्सचर होता है, शीशा है। क्या किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रोमेट लगाया जाता है, एक बड़ा सा इलेक्ट्रोमेट। जैसे देखो मान लो यहाँ बहुत सारे ऐसे कबाड़ पड़ा हुआ है, ठीक है, ढेर सारा का। क्या किया जाता है, एक इलेक्ट्रोमेट, इलेक्ट्रोमेट सब लोग समझ रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मान लो ऐसा बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट है और ये क्रेन में लगा हुआ है ना, इसको क्या किया जाता है, इसके ऊपर लाया जाता है और उसके बाद स्विच ऑन किया जाता है। जैसे स्विच ऑन करते हैं ये मैग्नेटाइज हो जाता है। इसमें क्या करेगा, सारा स्क्रैप जो है, जो आयरन का बना हुआ है, वो क्या करेगा, इसमें आके चिपक जाएगा और ऐसा टन का टन ये ले लेता है सीधा। फिर इधर स्विच किया जाता है इसको और इसको स्विच ऑफ कर दिया जाता है। तो फिर ये क्या करेगा, इजीली हम लोग सेपरेट कर लिए ना। ऐसे इस स्क्रैप से अगर हमको एक एक चुन चुन के आयरन निकालना पड़े तो क्या हो, आदमी रोना शुरू कर देगा। ठीक है, इस जगह पे क्या किया जाता है, इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के इस्तेमाल से इसमें आयरन से हम लोग बाकी चीज को सेपरेट कर सकते हैं। समझ गए। दूसरा, कई बार डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम्हारे आंख में आयरन का कोई छोटा सा फाइलिंग्स का कोई छोटा पार्टिकल तुम्हारे आंख में घुस गया, ऐसा कई बार होता है ना। तो तुम जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है अच्छे से आंख में घुस गया, तो वो क्या करता है, अब आंख को कट करके उसको निकालना तो संभव नहीं है। वो उनके पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है ना, उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को जैसे तुम्हारे आंख के पास लाता है, वो आयरन पार्टिकल क्या होता है, खुद बाहर निकल के उसमें चिपक जाता है। ठीक है, तो एक तरीका ये भी, एक इस्तेमाल वहां भी होता है जो ये है, फॉर रिमूवल ऑफ आयरन और स्टील फ्रॉम अ पर्सन, आई डॉक्टर्स यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये भी इसी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया इसका। तो चलिए भाई देखते हैं आगे हम लोग। नाउ सेपरेशन बाय सब्लिमेशन, द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन। समझ गए, सब्लिमेशन के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका बहुत सारा अच्छा भी यूज है, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड और साल्ट का मिक्सचर है। यू कैन इजीली फिल्टर अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम साल्ट बाय द मेथड ऑफ सब्लिमेशन, है ना। समझ गए, सब्लिमेशन क्या है, सॉलिड से वेपर हो जाता है, हीटिंग से कूलिंग हो जाता है, फिर से सॉलिड में। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे अमोनियम क्लोराइड है, अब अमोनियम क्लोराइड और साल्ट का सॉल्यूशन है, अमोनियम क्लोराइड और सेंट का सॉल्यूशन है। ठीक है, एंथ्रासिन है, कैंपर है, आयोडीन है और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। ध्यान देना, नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, इसको ड्राई आइस। ठीक है भाई, समझ गए। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल दे लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड और साल्ट सॉल्यूशन को अगर अलग करना है हम लोग को बाय द मेथड ऑफ सब्लिमेशन, तो कैसे करेंगे, सिंपल। एक मान लो ये हमारे पास चाइना डिश है, इसमें मिक्सचर है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड कॉमन साल्ट का। तो सिंपल क्या करें, इस पर एक फनल डालेंगे और फनल को क्या करेंगे, नीचे से हीट करना शुरू करेंगे और इसके ऊपर में कॉटन से उसको लॉक कर लेंगे। अमोनियम क्लोराइड को जब हम लोग ऐसे हीट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, इट गोज अंडर द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, गैसेस फेज में जाएगा, है ना, और फिर धीरे धीरे इसका यहाँ डिपोजिशन हो जा शुरू हो जाता है और नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास, सैंड बच जाएगा। सेपरेट हो गया दोनों, कोई दिक्कत है समझने में। दिस मेथड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। समझ गए बात को, आगे बढ़े। चलिए, इसका यूज क्या है, इसका यूज है इस तरह का जो सब्लिमेंट्री सब्सटेंस है, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैंपर, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासिन, these can be separated from non-volatile substances like common salt। देखिए भाई, अब टू सप्लीमेंट्री सब्सटेंस को, अब मान लो अमोनियम क्लोराइड और आयोडीन का मिक्सचर है, इसको आप इस मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, नॉन वोलेटाइल का मतलब यही हुआ जो वोलेटाइल नहीं है ना। जैसे सैंड है, उसको हीट करने से वो लिक्विड या गैस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, सच टाइप सब्सटेंस इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल।
ठीक है, उस केस में आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। लेकिन टू वोलेटाइल सब्सटेंसेस है, उसको आप इस मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज क्रिस्टलाइजेशन, सेपरेशन बाय अ suitable solvent. This method is used when there is difference in the solubilities. ध्यान देना कहां पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां पर नहीं करना। Of the constituents, for example, sand and salt can be separated using water as a solvent. sand और salt का मिक्सचर है, क्या करेंगे उसमें पानी मिक्स कर देंगे, salt क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा आसानी से, बाहर दिखेगा वो नहीं, क्या दिखेगा, सैंड दिखेगा। कृपया प्रेजेंट टेंस में रहिए, अगर आप एब्सेंट टेंस में चले जाएंगे तो आपको सैंड डिसॉल्व होता हुआ दिखने लगेगा, है ना। तो इस मेथड में लोग क्या करते हैं, जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो साल्ट हमारा डिसॉल्व हो जाता है और उसके बाद हम लोग सैंड को इजीली फिल्टर कर सकते हैं, है ना। समझ गए भाई, क्योंकि साल्ट जो होता है वो सॉल्युबल होता है और सैंड जो है वो सॉल्युबल नहीं होता है। तो इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, जिसमें कि एक सॉल्युबल सब्सटेंस हो और दूसरा इनसॉल्युबल हो, इसको आसानी से आप इस मेथड से फिल्टर कर सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या, ये समझने में तो परेशानी है। तो साल्ट क्या होता है, सॉल्युबल होता है, और सैंड क्या होता है, सॉल्युबल नहीं होता है। फिल्ट्रेशन लगाइए और आपका सैंड एज ए रेजिड्यू निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा है, आप फिर उसको इवेपोरेट कीजिए वाटर को, साल्ट भी निकल जाए, उसको हम लोग अगला देखेंगे जब हम लोग इवेपोरेशन देखेंगे तब। इसके यूजेस क्या है, सेपरेशन ऑफ कार्बन एंड सल्फर, इसमें भी इसको इस्तेमाल, बोथ आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्वेंट यूज्ड इन कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। फिर आगे फिल्ट्रेशन करते हैं और रेजिड्यू में कार्बन मिल जाता है और फिल्ट्रेट में सल्फर सॉल्यूशन मिलता है। इवेपोरेशन से फिर हम लोग सल्फर लेते हैं, आगे हम लोग इवेपोरेशन को फिर से देखेंगे। नेक्स्ट वन इज क्रिस्टलाइजेशन, the process of cooling a hot concentrated solution of a substance to obtain crystal is called crystallization. प्रीवियस क्लास में इसको भी हम लोग देखे थे, जब हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में ऐसा साल्ट और शुगर बहुत ज्यादा मात्रा में डिसॉल्व कर देते हैं और जब उसको कूलिंग करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, नीचे एक रेजिड्यू मिलता है जिसको हम लोग प्रेसिपिटेशन बोले थे, एंड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, दैट इज एक्चुअली क्रिस्टलाइजेशन। तो वो जो क्रिस्टल मिलता है हमको, इस तरह से हम लोग उसको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। समझ गए बात को, समझ गए बात। To obtain pure copper sulfate from an impure sample, take about 10 grams of impure copper sulfate and dissolve it in minimum amount of water in a beaker to make copper sulfate solution, aqueous solution of copper sulfate। ठीक है भाई, अब क्या करना है, now filter the copper sulfate solution to remove insoluble impurities, that is filtration, and now heat the copper sulfate solution gently to evaporate water and obtain saturated solution। हीट करना शुरू करेंगे, वाटर क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। आगे हम लोग मेथड में एक देखेंगे जो इवेपोरेशन। नाउ यू कैन ऑब्टेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्या मिला, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इसको भी हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। नाउ डिप अ ग्लास रॉड इन हॉट सॉल्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, व्हेन स्मॉल क्रिस्टल from on the glass rod the solution is saturated, stop heating। कैसे समझेंगे कि सैचुरेटेड हो गया, ग्लास रॉड डिप करोगे, निकालोगे, उसमें कोई भी तुमको कॉपर सल्फेट का पार्टिकल नहीं दिखेगा। जब उसमें चिपकना शुरू कर दे, अगर हम लोग ऐसे नॉर्मल बात में करें तो समझ जाओ कि मामला कंसंट्रेटेड हो गया है। नाउ स्टॉप हीटिंग, ये कहना चाहते, ठीक है भाई। नाउ कूल स्लोली, है ना। जब ऐसा तुम धीरे धीरे उसको फिर चिल करोगे तो क्या बनेगा, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट मिलेगा, है ना, समझ गए। और इम्प्योरिटीज उसका साइड में रह जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। सेपरेट द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय द फिल्ट्रेशन एंड ड्राई। अब उसको ऐसा सेपरेट कर लीजिए और ड्राई। तो सबको समझ में आ गया। तो ये सारा मेथड हो गया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसे करके हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। मिल्क से क्रीम अलग करना है, क्या करना होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ेगा, है ना। और इसके लिए क्या है, इसका मतलब कुछ लिक्विड में कुछ सॉलिड मिक्स है, नहीं, उसी को तो अलग करना। और वो क्या है, लाइटर भी है, यानी उसका डेंसिटी कम है, किससे, जिस लिक्विड में वो डिसॉल्व है उससे।
तभी सेंट्रीफ्यूगेशन काम करता है, ये हमेशा ध्यान दें। इफ द सॉलिड पार्टिकल्स आर हेवियर यू कैन नॉट यूज दिस मेथड of separation. All the mixtures containing a solid and a liquid are separated by one of the following processes: by the method of filtration, centrifugation. Next one is evaporation, crystallization and chromatography, distillation. Filtration है, filtration क्या, it is used for separation of a heterogeneous mixture of solid and liquid using a filter paper. इसको भी पहले हम लोग देख चुके हैं, है ना। जैसे मड वाटर है, उससे हम लोग को वाटर सेपरेट करना है, तो क्या करेंगे, फनल लीजिए और उसमें ऐसा आप क्या कीजिए, एक फिल्टर पेपर लगाइए और उसमें धीरे धीरे मड वाटर को डाल दीजिए और नीचे क्या मिलेगा तुमको, वाटर मिल जाएगा, है ना। और उसमें रेजिड्यू में मड मिलेगा, तो मड को पी लेना है, पानी को छोड़ देना है, नहीं। हाँ ठीक है। इसमें देखिए भाई, दो चीज है, टर्म जो यूज होता है उसको थोड़ा ध्यान दें। जो क्लियर सॉल्यूशन मिलता है उसको हम लोग फिल्ट्रेट बोलते हैं, जिसके लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा समझो, है ना। वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिल्ट्रेट बोलते हैं, हमेशा याद रखना। दो टर्म आया था यहाँ, है ना, एक रेजिड्यू, दूसरा फिल्ट्रेट। रेजिड्यू क्या हो गया, जो अनवांटेड सब्सटेंस था जिसके लिए हमको ये प्रोसेस में जाना पड़ा, दैट इज कॉल्ड रेजिड्यू एक्चुअली, एंड द प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, जो चाहिए हमको, है ना। समझ में बात आ गई। अब इसका यूजेस क्या है, इसका यूजेस बहुत सारा जगह इसका यूज पड़ता है। कहाँ कहाँ यूज पड़ता है, यस, इसको देखते ही सब लोग समझ गए होंगे। डेली सुबह सुबह इसका इस्तेमाल होता है ना। नहीं, इसके बिना बहुत मुश्किल है सुबह की शुरुआत, है ना। दूसरा, अगर हम लोग वाटर प्यूरिफायर घर में यूज करते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल पड़ता है ना। नेक्स्ट वन इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन जो है, इससे सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका सस्पेंडेड पार्टिकल्स को सेपरेट करना, जैसा इसका बेस्ट एग्जांपल है मिल्क से क्रीम को अलग करना। सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड इन विच द मिक्सचर इज रोटेटेड एट अ हाई स्पीड इन अ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। ठीक है भाई। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ये एक्चुअली रोटेटिंग फोर्स होता है। रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें कंडीशन होता है, जिस भी सॉलिड पार्टिकल्स को, जिस भी सस्पेंडेड पार्टिकल को आप सेपरेट करना चाहते हैं, वो उसका डेंसिटी कम होना चाहिए, है ना। मीडियम से उसका डेंसिटी कम होना चाहिए, तभी ये संभव है ना। तो डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। क्रीम जो होता है तुम्हारा मिल्क के ऊपर आ जाता है, ऐसा घर में मम्मी लोग को भी देखती हो, नहीं, ऐसा करने से क्रीम ऊपर आ जाता है। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो यही है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन ही हो रहा है मिल्क का। ऐसा करने से क्या होता है, मिल्क में जो सस्पेंडेड क्रीम होता है वो किधर आ जाता है, ऊपर आ जाता है। उसको हम लोग निकाल के, है ना, निकाल के क्या करते हैं फिर, ये यस, ठीक है, ध्यान देना। ब्लड के केस में भी बहुत सारा ऐसा टेस्ट होता है जिसमें ब्लड को भी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालना पड़ता है ना। ऐसा बहुत सारा टेस्ट होता है ब्लड का जिसमें ये करना पड़ता है, ताकि उसका जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो पता चल जाए। ठीक है, वॉशिंग मशीन भी इसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, नाउ इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। अभी हम लोग इसका एक एग्जांपल देखे थे, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, साल्ट। जो समंदर किनारे साल्ट हम लोगों को मिलता है, उसका बेस्ट एग्जांपल है ये। अ सॉलिड नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, ध्यान देना, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स लिक्विड कंपोनेंट बाय अलाउइंग द लिक्विड कंपोनेंट। पानी में आपका साल्ट डिजोल्व है और सैंड डिजोल्व है, क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे। नहीं, इवेपोरेट करेंगे तो क्या होगा, पहले डिजोल्व कर लेंगे, डिजोल्व कर लेंगे, सैंड सेपरेट हो गया। अब साल्ट मिला हुआ, इवेपोरेट करना शुरू करेंगे, क्या होगा, साल्ट अलग हो जाएगा वाटर से, नहीं होगा, होगा नहीं होगा भाई। अभी तो जस्ट देखे थे इसको हम लोग, है ना, नहीं देखे थे। तो ये क्या है, बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, हम्म,
कुछ चीज है जो इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होता है, जैसे मान लेता हूं कि साल्ट भी सॉल्युबल है और उसके साथ शुगर भी सॉल्युबल है, मान ले दोनों को मिक्स कर दिया, तब क्या तुम इससे अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर इसमें मान लो थोड़ा मड भी है, वो भी सॉल्युबल है, सॉल्यूट मतलब डिजोल्व हो जाता है, तो उसको फिल्ट्रेशन से हम लोग अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन से अलग करके सॉल्यूशन को फिर अलग कर लेंगे, फिर एवापोरेट करके उससे साल्ट अलग कर सकते हैं या शुगर अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर टू सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है तब ये प्रोसेस काम नहीं करता है, तब हमको क्या करना पड़ता है, हम लोगों को क्रिस्टलाइजेशन यूज करना पड़ता है, जिससे अभी हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन केस में देखे थे। ठीक है भाई, समझ गए? कोई दिक्कत है क्या? तो आज के लिए हम लोग रहने देते हैं इतना ही, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।